अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुआशी बहाली के लिए हुकूमती कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के सफ़र पर गामज़न नज़र आ रहा है। अस्करी क़यादत और दीगर हुकूमती इदारों की अनथक कोशिशों और मेहनत के समरात भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। सितंबर 2023 में पाकिस्तान की बरामदात 1.15% इजाफे से $2.4 बिलियन तक पहुँच चुकी हैं। शरह नमू में 3.5% तक बेहतरी नज़र आ रही है, जबकि इंटरबैंक में ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में डॉलर का जो रेट है वो कम होने का सिलसिला भी जारी रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज इंटरबैंक तबादले में डॉलर का जो भाव था वो 96 पैसे कम हुआ है, जिसके बाद कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का रेट $277.62 रहा। इंटरबैंक में भी देखा गया कि पूरे हफ्ते में डॉलर 5 रुपये 7 पैसे सस्ता हुआ है। इस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का ये कहना है कि डॉलर के नीचे आने से मुल्क का 4000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो कम हो गया है और बहुत जल्द पेट्रोल की नई कीमत भी सामने आएगी। तो ये कितना खुशाइंद है और इस बेहतरी को बरकरार रखने के लिए कौन से इक़दाम करने होंगे, इसी पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे तज़ियाकार राव खालिद साहब और सीनियर तज़ियाकार नज़्म साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, किसी भी मईशत के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। ज़ाहिर है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक इन्फ्लेशन है जो कि नज़र आ रही है, फिर साथ ही रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 1-1.5 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होंगे। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है और डॉलर नीचे आ रहा है। ये जो बेहतरी है स्टॉक मार्केट की और डॉलर की, ये उन फंडामेंटल्स को कैसे सपोर्ट करेगी? आप देख रहे हैं इवेंचुअली बेहतरी आते हुए? देखिए, हमारा जो बुनियादी जो मसला होता है वो ये है कि हम जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कमा नहीं सकते। तो उससे प्रॉब्लम शुरू होती है बेसिक हमारी। फिर उसके बाद हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं, कुछ जो अरबों रुपए हमारे हर साल खा जाती हैं, उनका हम कोई इलाज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमारा पेंशन बिल 700 अरब रुपए का, यानी जो गैप है वो हम उसको कम, IMF भी कंडीशनलिटी लगाता है, सब कुछ करता है, हम गैप कम करने की कोशिश करते करते हम कामयाब नहीं हुए उसमें आज तक। हमेशा बड़ा ही है, पीछे नहीं आया। हम फिगर आगे पीछे करके 4% 5% कर लेते हैं, लेकिन 7-8% से वो ज़्यादा ही गैप होता है। तो वो एक बुनियादी मसला तो वो हमारा मौजूद है, जिसमें आपकी टैक्स रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पिछले 70 साल से या कम से कम 50 साल से तो कोशिश कर रहे हैं टैक्स बेस को बढ़ाने की, लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए और उसमें रेजिस्टेंस ख़ास तौर पे रिटेल सेक्टर से बहुत ज़्यादा आती है। परचून, थोक परचून का जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा आती है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसके बाद जो पिछले 20-25 साल से जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया जिसने, वो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर। तो इन सब को हम उसमें नहीं ला सके, जिसकी वजह से हम जो वो गैप है उसको फिल नहीं कर पा रहे। तो वो उसमें हमारा जो करने के लिए हमें सारे मामलात हमें उधार लेना पड़ता है। भले बैंकों से लें, 22% की शरह आप चल रही है। अगर हम बैंकों से पैसे लेके काम चलाएंगे अपना, तो आप देखिए आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा। आपके हर साल नया फिगर आता है, हर गवर्नमेंट के साथ नया फिगर आता है कि इतने हज़ार अरब के मकरूज़ हो गए। फिर इंटरनेशनल आपका पेमेंट्स का सिलसिला आता है, उसमें हमें उसके लिए अपनी इकॉनमी भी ठीक करनी है, अपने टैक्स रेवेन्यू भी ठीक करने हैं, और जो हमारा ज़र मुबादला जो है जो हमने इकट्ठा करना है, उसके 2-3 जो पहलू हैं इकट्ठा करने के। एक तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट है उसका आपका, उसके बाद रिमिटेंसेस है जिसके ज़रिए आप लाते हैं। फिर तीसरा जो आप उसमें एलिमेंट कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम IMF ने पैसे दे दिए, डोनर एजेंसीज के पैसे जो फॉरेन करेंसी में यहाँ पे आते हैं, तो वो एक सेगमेंट वो होता है, लेकिन वो खर्च होने के लिए आते हैं, इसलिए हम उसको उस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते। एक दफ़ा बैंक के आपके रिजर्व्स में वो ज़रूर आ जाते हैं, काउंटिंग में, या बैंकों के पास जो होते हैं वो काउंटिंग में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो आपका पैसा उस तरह से नहीं होता जिस तरह बैंकों का पैसा आपका नहीं होता, जो डॉलर आपके पास रिजर्व में रखते हैं। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के लिए हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खुशाइंद बात है कि अभी रिवाइज़ किया है IMF ने, हमारा जो वर्ल्ड बैंक ने, जो GDP ग्रोथ है वो कुछ 2% के करीब उसने रिवाइज़ की है। लेकिन साथ ही साथ कल जो एशिया पैसिफिक के ऊपर उन्होंने उनके जो कृष्णा श्रीनिवासन है, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है बड़ी तवील, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ब्राइट स्पॉट है हमारा ग्लोबल प्रोजेक्शन का, वो है एशिया पैसिफिक। एशिया पर्टिकुलरली और एशिया
पैसिफिक जो खिता है पूरा, वो कह रहा है 2/3 ग्लोबल कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा। और ये तकरीबन हमारी जो प्रोजेक्शन है वो 4.6 2022-23 की और 4.2 2023-24 की जो ग्रोथ इस खिते की होगी। अच्छा, लेकिन उसमें जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है वो चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर की आ रही है। ठीक है, इसी अच्छा, तरह वो कैसे? अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं, उनका जो कंज्यूमर वो है कंजम्पशन, उसकी बेसिस के ऊपर उनके भी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला उसमें फिर जो यूक्रेन वॉर का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि रूस यूक्रेन वॉर उसकी वजह से प्रॉब्लम है और आ भी सकती है। फिर हम देखते हैं इसराइल और फ़लस्तीन का जो मिडल ईस्ट में मसला शुरू हो गया। ये जो एनर्जी हब है हमारा, वो कह ले कि फूड ग्रेन हब है, ये एनर्जी हब है। यूक्रेन फूड ग्रेन हब और ये एनर्जी हब, दोनों जगह पे अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मे भी ये जो प्रोजेक्शन है IMF की ये शायद चेंज हो जाए। तो हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, डॉलर को हम नीचे लेके आए हैं, उसको कंट्रोल किया है, बाकी मामलात में हमने बेहतरी की है। SAFC में अगर कामयाबी से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है और हम टैक्स बेस बढ़ा लेते हैं तो यकीनन हमारे लिए बहुत प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और बेहतर होंगे। साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। इलेक्शन जनवरी में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो उसके बाद जो है एक मुंतखब हुकूमत भी होगी। लेकिन ये इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है ना, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये जब आते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें इंटरनली जो इम्पैक्ट आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस के ऊपर आना चाहिए, बाकी चीज़ों पे आना चाहिए। पेट्रोल की प्राइसेस भी सस्ती हुई हैं, मजीद सस्ती होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है आम आदमी को जो रिलीफ मिलेगा, जो इन्फ्लेशन जब हम नीचे लेके आएंगे उससे मिलेगा। इन्फ्लेशन हमारी खित्ते में सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी वो हमें उसको टैकल करना बहुत जरूरी है और उसकी रीजंस भी पता होनी चाहिए। हमारे खित्ते में बेहतर हो रही है सूरत हाल ओवरऑल, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, लेकिन हमारी नहीं बहुत ज्यादा नीचे तो आ ही नहीं रही, लेकिन स्टेबल भी अगर है तो 23% पे है तकरीबन। देखते हैं कि हो सकता है वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, ज़ाहिर है जब करेंसी रेट बेहतर होता है तो फिर इसके असरात बाकी चीज़ों पर पड़ते हैं, इन्फ्लेशन पर भी पड़ते हैं। मैं नजमू साकिब साहब से उनका ओपिनियन ले लूँ। नजमू साकिब साहब, IMF का अगला रिव्यू कुछ दिन में होने वाला है और ज़ाहिर है अब कारकर्दगी अच्छी रही है, स्पेशली अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, जो एक अहदाफ जो मौजूद थे उससे हमने सरपास किया। आपको लगता है मामला स्मूथ रहेंगे अगले रिव्यू में, या फिर कुछ जगहों पर अभी भी कोई ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं हमारी तरफ से जिस पर टफ टाइम दे सकता है IMF? अगर तो रामीन इकनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात हो तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल पिछले 2 महीनों की सूरत हाल से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर IMF उसमें थोड़ी सियासियात डालेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का स्टैंड इस वक्त है मशरक़ वस्ता पे और इजराइल पे, और कुछ उसमें सियासियात आ जाती हैं तो शायद कोई 1-2 नई पख जो है वो बीच में डाल दी जाए। मेरे ख्याल में उसूली तौर पे ये जो नवंबर का रिव्यू है ये हमें बड़ी आसानी के साथ ये तय करने की ज़रूरत भी है और हम मेरा ख्याल है इसको कर भी लेंगे। असल चीज़ जो है ना, असल मसाइल कहीं और हैं। और मैं जब देखता हूँ, जब मुझे IMF की बात करता है कोई और कहता है जी कि IMF का ये फलाना रिव्यू कैसे होगा, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं ये IMF के चक्कर में पड़ा क्यों। सही बात है, मेरे मुल्क में सारा कुछ मौजूद है, हर किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मेरे बंदे जो हैं, मेरे जो स्किल्ड लेबर है, मेरे काम करने वाले लोग, मेरे खिलाड़ी, हर जगह पे हमने अपने आप को मुमय्यज़ किया है। क्यों हम IMF? तो उसके बाद मुझे फिर एक ख्याल आया कि अगर आपने इस तरह के यानी बहुत सारी मुश्किलात को एकदम से हल करना है, उसके लिए वक्त चाहिए होगा। और आपने जिस तरह बात की, राव साहब ने भी बात की कि इसमें जितने भी इकदामात हुकूमत इस वक्त ले रही है वो बहुत खुशाइंद हैं और उसको उसमें तसलसल की बड़ी ज़रूरत है। 1-2 पॉइंट्स जो है ना वो बताना चाहूँगा कि जब करेंसी को मुस्तहकम करना होता है किसी भी मुल्क ने, मैं बात कर रहा हूँ अब दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक यानी हिसाब किताब जो है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उसमें 3 चीज़ें करते हैं लोग। अपनी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को बेच देते हैं, ठीक है, आपकी करेंसी मुस्तहकम हो जाती है। सही। आपके पास अगर सोने का, गोल्ड का कोई खजाना है या कुछ आपके पास स्टॉक्स हैं, आप उसको बेच देते हैं। ये तो हो गए 2 तरीके। तीसरा ये है कि आप फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करते हैं, मदाखलत करते हैं। ये तो आया, और ये हमने देखा 1990 की दिहाई में
जब एशिया और लातीनी अमेरिका में ये करेंसी का बहरान आया, इन्हीं में से 2-3 तरीकों को उन्होंने करके तो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है वो एक और यानी डायनामिक्स है। और उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले कोशिश ये की गई कि आपके मुल्क में जो सूरत हाल है करेंसी की, उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। और आपने अभी जो ये बताया है 277.62 यानी 277.62 पे आ गया है। जी जी। यकीन कीजिए 3 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने कुछ डॉलर तुड़वाए और उसने मुझे बताया कि 328 रुपए $1। 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं 277.62। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तसलसल के साथ डॉलर नीचे जा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया कि जब डॉलर नीचे जाएगा तो आपके कर्जे तो कम होंगे ही, और उसके बाद बरामदात की भी बात आपने की, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब उसके साथ साथ हम निजकारी भी कर रहे हैं, PIA का भी हमें पता लग गया, हमने स्मगलिंग के बारे में भी देख लिया कि उसके बारे में भी हो रहे हैं। ये जो सूरत हाल है वो ठीक समत में चलती हुई नजर आ रही है। बिजली चोरी के बारे में मुझे कोई स्क्रीन पे ज्यादा अभी नजर नहीं आ रहा, और मुझे वो बड़े बड़े लोग नजर नहीं आ रहे। देखिए छोटे छोटे लोगों से आपने वो मीटर छीन लिए, इन्होंने कुंडे डाले हुए हैं, इन्होंने मीटर ठीक नहीं लगाया हुआ, कुछ मीटर रीडर पकड़ लिए। वो 3-4 बड़े बड़े लोग भी पकड़े जाए, पता लगे हमें कि हाँ जी वाकई ये जो इकदामात हैं ये वहां तक पहुंचे हैं। और किसी अगर आप 400 बंदों को या 4000 बंदों को पकड़ते हैं जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं, उसके बदले में आप सिर्फ 2 बड़े पकड़ लीजिए, वो उनसे 4 या 10 या 50 गुना ज्यादा होंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को उस तरफ तवज्जो देनी है। ठीक है। अब ये है कि SIFC की जो बात हमने सुनी, हमारे आर्मी चीफ ने उसके बारे में बाकायदा ऐलान किया, लाहौर में मीटिंग हुई, उसके बाद कराची में मीटिंग हुई, उसके बाद से जो है वो थोड़ा सा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि हमारी जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, जो कि इन मामलात में शायद वो कैमरा शाये हैं या कुछ और वजूहात हो सकती हैं, उनको गाहे बगाहे स्क्रीन पे आना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आके, जिस तरह आज निगरान वजीर खारजा थे वो बता रहे थे कि क्या इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है, उनको खुद आके बताना चाहिए। क्योंकि आपकी जो कौम है उसको मुत्तले रखना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सामने आना चाहिए, और खास तौर पे अगर कोई मुस्बित यानी इकदामात हो रहे हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। सही। मेरा ये ख्याल है कि अगर यानी वीकली ब्रीफिंग नहीं होती वजीर खजाना की, तो कम से कम फोर्टनाइटली हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए। इस वक्त की आखिरी बात, जी हमने ये आइडिया सुना कि हमने अपने हालात ठीक करने हैं, खास तौर पे माशी तौर पे, और वो उसकी कल्मिनेशन थी जो कि जियो इकोनॉमिक्स का नारा लगा आज से 2 साल पहले। जी आइडिया तो आ गया, उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आ गई। अब यह है कि एक्शन का दौर इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, और उस एक्शन में मुझे चाहिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें ऐसा हो कि जो काम कोई भी गलत कर रहा है, मैं अगर बिजली का बिल नहीं देता और मेरे दोस्त हैं यानी वापडा में या येस्को वगैरह, पेस्को शेस्को टेस्को में, तो उसकी वजह से मुझे पकड़े ना, मैं नहीं दे रहा तो मुझे पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते आप? तो उन लोगों को भी यानी बीच में लेके आए। और ये जो टैक्स की बात है, यकीन कीजिए एक दफा मैं लेक्चर दे रहा था एक जगह पे, तो मुझे किसी ने कहा जी कि अगर एक एक्शन पाकिस्तानी हुकूमत ने लेना है जिसकी वजह से IMF से जान छूट सके, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो सही रास्ते पे गामजन हो जाए, वो एक एक्शन कौन सा है? कौन सा? तो मैंने तो उसके जवाब में दुआ की थी कि या बारी ताला एक दिन ऐसा आए इस मुल्क पे कि इस मुल्क में सिर्फ लोग टैक्स दे दें। अच्छा, सिर्फ वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स नेट में आए और टैक्स दे दें। यकीन कीजिए सिर्फ एक इसी चीज से, अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये हम मोहम्मद अली साहब से पूछते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये क्यों नहीं हो रहा, टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट हो पा रहा? ज़ाहिर भी हुआ तो है, लेकिन वही बात है कि अशराफिया पर हाथ डालने की ज़रूरत है। बिजली चोरी में भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बड़े बड़े जो कुंडा माफिया हैं, कुंडे डालते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ज़ाहिर है इंडिकेटर्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग्ड स्टेबिलिटी रहेगी, मुसलसल बरकरार रहेगी? क्या इक़दाम करने होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं बहुत गौर से सुन रहा था गौर साहब और वैसे साहब का बड़ा उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, 3 चीज़ों पे आप
जो करंट सेंटिमेंट है मार्केट का या करेंसी के एक्सचेंज रेट का जो मौजूदा आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है वो उस पर डिपेंड करती है, और फ्यूचर जो इसकी प्रोजेक्शन है वो भी इन्हीं तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली बात, जिस तरह राव साहब ने भी कहा कि जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कोई रियासत और कोई मईशत भी आइसोलेटेड तो नहीं है दुनिया से। अभी आप देखें इसराइल की जो हमास से जंग चल रही है उसमें उन्होंने भी अपनी करेंसी के हवाले से कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं जो कि इस बात का इंदिया देते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे साबित होता है कि जंग के हथियार जो होते हैं वो सिर्फ गोला बारूद या हवाई जहाज नहीं होते, तोपे नहीं होते। सही बात। आज की दौर में मेरे ख्याल में अगर किसी ने किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है तो वो उसको माशी मसाइल से दो चार ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके दो सबूत आपके इस खित्ते में आपके अपने तजुर्बात की रोशनी में सामने हैं कि आप जब जानते हैं कि फैटिफ का रिव्यू पाकिस्तान का चल रहा था और टेरर फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के हवाले से हमारा रिव्यू चल रहा था, तो पाकिस्तान की सपोर्ट के नतीजे में एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारत इलेक्ट हुआ था। लेकिन उसमें सियासी एतबार से, जिसका थोड़ा सा हवाला बैस्टर साहब ने भी दिया, हमारे लिए अपने सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करके आलमी सतह पे माशी एतबार से मसाइल पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, दूसरा पहलू जो है वो ये है कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भारत ने और मगरबी ताकतों ने कई दफा कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान पे इक्तिसादी पाबंदियां लग सकें, और ये हमें एतराफ करना चाहिए चीन का कि उसके वीटो की वजह से हम बच गए। सही बात। तो मैं बुनियादी जो बात करना चाह रहा हूँ, आप चूंकि दो बहुत पुरमख्त तज्जिया आपके सामने आ चुके हैं, मैं एक डिफरेंट फ्रेमवर्क में ये बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में सियासत, जंग, अमन, मईशत, डेवलपमेंट, इन सब चीजों का आपस में तालमेल है। तो अगर आप इन तमाम चैलेंज, फिर देखें आपने दो बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया है, एक कोविड का और दूसरा पिछले साल जो हमारे मुल्क में सैलाब आए थे उसका बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी, और पिछले साल जो तखमीना था वो तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर के डैमेज का था। तो आप देखें कि हमारी मईशत में कितनी ज्यादा यानी कि रेजिलियंस है कि इतने बड़े चैलेंजर और मसाइल, एक तरफ इतनी बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, एक कोविड का चैलेंज, तीसरा जो है पॉलिटिकल चैलेंजेस जो स्टेबिलिटी के हैं और फ्लड्स के मामला, इसके बावजूद जो है अगर हमने पिछले 2-3 महीने में एक रिकवरी शो की है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर बड़े पैमाने पे लार्जर पिक्चर को देखा जाए। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो दो बातें मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, आपके जो हम दाखिली सतह पे जो बयानियां मुरतब करते हैं कि जी हमारे अरब भाई, हमारे चीनी भाई, हमारे डायस्पोरा वो आएंगे, हमें बचा के ले जाएंगे या हमारी मदद करेंगे, ये वाली बात जो है किसी हद तक खुशाइंद है, लेकिन हकीकत में जो दुनिया में तिजारत होती है ना, वो एक इकोनॉमिक कंपटीशन का मामला होता है। अगर पाकिस्तान में हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और जो हालात हैं यहाँ के, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें एनर्जी की कॉस्ट, टैक्सेशन की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फैसिलिटेशन, मार्केट एक्सेस, ये इंश्योरेंस रिस्क, ये तमाम मामलात एक फेवरेबल अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम अगर आप बनाते हैं तो आप खाली ये तवक्को नहीं करते कि मुश्किल हालात में अरब भाई और चीनी भाई हमारी मदद करेंगे, बल्कि वो ये सोचने पे मजबूर होंगे कि चूंकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, चूंकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, चूंकि पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है, इसलिए हम पाकिस्तान पे कोई एहसान नहीं कर रहे। मोहम्मद अली साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है कि हमें ये एक्सपेक्ट करने से पहले, बिल्कुल सही बात है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़ाहिर है बाहर से फंडिंग है, अच्छी बात है, लेकिन हमें सेल्फ भी होना पड़ेगा, अपने अंदर भी अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्कशन जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक
विधायक जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का कल बड़ा मैच हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई। इस पर जहां शायकीन और क्रिकेट एक्सपर्ट्स तनकीद करते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ एक्नॉलेजमेंट्स, कुछ रियलाइजेशंस कप्तान और कौमी टीम के डायरेक्टर की तरफ से भी सामने आई हैं। कप्तान बाबर आजम का ये कहना था कि भारत के खिलाफ हमारा मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जो कि वाजिब भी था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा आगाज़ लेने के बावजूद हम अच्छा खेल पेश नहीं कर सके, तेज़ी से विकेटें गिरने के बायस हमें शिकस्त हुई है। इसके साथ ही उन्होंने एक अहम मसले की तरफ भी निशानदेही की। उन्होंने कहा कि हम टूर्नामेंट में अब तक नई गेंद से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, जबकि कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने एक तरफ वर्ल्ड कप बिलखुसूस अगर पाक भारत मैच के हवाले से बात की जाए तो उसके इंतजामात और पाकिस्तानी शायकीन की गैर मौजूदगी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तनकीद का निशाना बनाया। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे आज का मैच ICC टूर्नामेंट नहीं बल्कि दो तरफा सीरीज़ का मैच लग रहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये BCCI का एक इवेंट है। साथ ही उन्होंने टीम के अटैकिंग रुझान में कमी का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हमारी मजमूई कारकर्दगी में जारहियत की कमी नज़र आई है। एक बहुत बड़ा मैच था लेकिन शायद हम अपने खौल में चले गए थे। और यही बात इंग्लैंड और भारत समेत कौमी टीम के साबिक क्रिकेटर्स और तजियाकार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में एतमाद का फुकदान वाज़े दिखाई दे रहा है। राव खालिद साहब, सबसे पहले मिकी आर्थर की स्टेटमेंट पर और इसी हवाले से बात कर लें। ज़रा मॉडर्न क्रिकेट डिमांड कर रही है अटैकिंग खेलना। पहले 250 रन भी ODI में बहुत होते थे और अब ये कहा जाता है कि हैं सिर्फ 250 रन बनाए, तो हम तो खैर वहाँ तक भी नहीं पहुँच सके। प्रॉब्लम क्या है? छक्के नहीं लगे कल, डॉट बॉल्स इंतहाई ज़्यादा थी। अटैकिंग ना खेलने की आपको क्या रीज़न नज़र आ रही है? मॉडर्न क्रिकेट से हम बहुत दूर हैं अभी तक। नहीं, दूर नहीं है हम। हमारा पैटर्न थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है। हम हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है, बार बार वो बता भी रहे हैं कि पहले 10 ओवरों में हमारे पता नहीं कितने 1200-1500 बॉल हो गए हैं, हमने छक्का नहीं मारा। पहले जो 10 ओवर्स होते हैं, जो पावर प्ले जिसको कहते हैं, तो वो यकीनन एक हमें कमी उसमें महसूस की जा रही है। उसमें एक बदकिस्मती हमारी ये रही, फ़ख्र हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो उन ओवर्स में बहुत अच्छा वो कह ले के खेल सकता है और मार सकता है। वो उस आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त। तो हमें चाहिए था उसकी जगह पे हम कोई जो अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए था। अच्छा, एक तो हमारे पास ट्रैवलिंग रिजर्व में हारिस है, वो कह ले कि एक हमारे पास ऑप्शन एक है। दूसरा हमें रखना चाहिए था एक दो ऐसे लड़के मजीद जो पावर प्ले में अपना ओपनर भी हो और पावर प्ले में बेहतरीन परफॉर्म कर सके, बड़ी शॉट्स खेल सके। जरूरी नहीं है कि हर शॉट लगे, लेकिन कम से कम उनमें ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि जहां अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अगर लेग पे या ऑफ स्टंप पे बॉल आता है जो चौका लग सकता है नीचे खेल के, वो फील्डर के ऊपर से उसको छक्का या ज्यादा रन 4 की बजाय 6 ले सके और कंटिन्यूसली ये हर ओवर में एक दो शॉट्स ऐसी करे। कई तो ऐसे प्लेयर है, आज हम अफगानिस्तान का मैच देख रहे हैं, उसमें किस तरह से उन्होंने ओपन में पिटाई की है इंग्लैंड के बेहतरीन बॉलर्स की, अच्छे फास्ट बॉलर है उनकी की है। अच्छा, बैटिंग में यकीनन हमारा ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है बाबर की कि कोलैप्स कर गया, हमारा परफॉर्म नहीं किया, ये तो फैक्ट है, सबने देखा कि परफॉर्म नहीं किया। क्यों परफॉर्म नहीं किया, ये सोचने की बात है। क्या वो वाकई प्रेशर ले गए? अगर पहले 4 प्लेयर जब खेल रहे तो उस वक्त हमें प्रेशर नहीं नजर आया। आउट जरूर हो गए, अच्छी बॉल पड़ी या गलत खेल गए, लेकिन उस पर तो प्रेशर नजर नहीं आया। जब बाबर आजम आउट हुआ उसके बाद वो कौन सा प्रेशर आ गया? क्या बाबर आजम पहले 2 मैचेस में तो बाबर आजम ने बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया, वो थोड़े से स्कोर पे जल्दी आउट हो गए, लेकिन हम खेले हमने श्रीलंका का इतना रिकॉर्ड तारीखी तौर पे चेज किया हमने। तो मतलब ये कहने का कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर थी तो उसको बैठ के डिस्कस करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, जो मिडिल ऑर्डर पर या टेल एंडर्स, वो इसलिए हुआ कि जो हमारे पहले आए ओपनर्स जो आए उन्होंने ज़ाहिर स्कोर तो किया जो भी किया, लेकिन हिटिंग नहीं की, पावर प्ले में उस तरीके से जारहाना नहीं खेला। इसी पर बात कर रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, एक कैप्टन में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो मौके पर कंडीशंस के हिसाब से इम्प्रोवाइज भी कर सके। अब ज़ाहिर अगर वो देख रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी कुछ ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं, आप समझते हैं कि उनके पास प्लान B होना चाहिए था? क्यों इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस? किसी भी क्रिकेट के कैप्टन को प्लान B तो दूर की बात है, जब आप मैदान में होते हैं और वर्ल्ड कप का मैदान है तो आपके पास प्लान C और D भी होना चाहिए। राइट। और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डग आउट में बैठे हुए हों
और आपको हर वक्त जो है वो फीड किया जा रहा हो कि अब इस फील्डर को चेंज करके यहाँ लगाएं, अब इसको हारिस को मार पड़ रही है यानी हारिस रऊफ को, तो इसको हटा दें, इसको जो है वो ये कहें, या आपने अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आपको कहा जाए कि खुदा के लिए वो कुलदीप और जडेजा की बात थी कि उसको आराम से खेलना, आप तो सारे ही बॉलर्स को आराम से खेल रहे हैं। ये वाली चीज़ जो है, मैंने कल भी जिस तरह से इशारा दिलाया था कि हमारे कप्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से नवाजा है, उनकी बैटिंग से नंबर 1 बैट्समैन है और उनका कंपोजर भी जो नज़र आता है, उनका जो कूल स्टांस है वो भी बड़ा अच्छा है। पर सिर्फ ये है कि उनको मौके पे आपने इम्प्रोवाइजेशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये है करेक्ट यानी वर्ड, कि आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। अब आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, तो आप कुछ और सोचे ना। सही बात। आप फौरी तौर पे जो है वो इफ्तिखार को लेके आ सकते थे, और वो इत्तेफाक की बात है कि वो कभी कभी आता है और पहले ओवर में 1 विकेट भी ले लेता है। Exactly. आपको ये सारा कुछ जो करना है, और मैं आपको एक बात यकीन से बताता हूं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट देखने वाले हमारे शायकीन हैं, जो कि मैदानों में बैठ के और बड़ी बड़ी स्क्रीनों के आगे बैठे होते हैं, यकीन करें उनको ज्यादा पता है। अब सवाल ये है कि आपको, आप कैप्टन हैं, आप वहां पे हैं, आपको क्यों नहीं पता। 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। आपने यानी मिकी आर्थर की बात की, जी। तो मैंने जब ये उनका यानी वो जो उन्होंने कहा कि जी यानी ये तो लग ही नहीं रहा था कि ये आईसीसी का है, ये तो बीसीसीआई का लग रहा था, और उसमें दिल पाकिस्तान चलना चाहिए था और वो नहीं चला, और सारे शायकीन जो हैं, सवाल ये है कि अगर ये आईसीसी का नहीं था तो वो जो शुरू में 3 चौके अब्दुल्ला शफीक ने लगाए, या जो 37-38 स्कोर उसने किया यानी इमामुल हक ने, या 50 किया इसने और 49 किए रिजवान ने, वो किस माहौल में किए उन्होंने, या मेरे शाहीन यानी आफरीदी ने 2 विकेटें ली, वो भी तो उसी माहौल में था। इस तरह ना करें, ये रामीन मुझे पूरी करने दे बात, इस तरह ना करें, आपको वजह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशन चली हुई है कि जी हमसे, और बाबर साहब ने तो वो वजह नहीं बताई, उन्होंने कमेंट्री की है। हमें भी पता है कि आपके फास्ट बॉलर नहीं चले, हमें भी पता है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो आपका कोलैप्स कर गया। असली बात यह है कि आप मान लेते हैं कि जी आज दूसरे लोग अच्छा खेले, फुल स्टॉप। और ये जो बात है ना कि जी 280 होते 300, जिस तरह से रोहित कल खेल रहा था और जो उनकी बैटिंग लाइनअप है और अपना घर है, आप 350 भी करते तो उन्होंने कर लेने थे। सिर्फ एक बात होती कि हम ये समझते कि लड़के जीते, बिल्कुल लड़के हारे हैं, लड़के जीते। मोहम्मद अली साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बात हो रही थी कि ज़ाहिर है टोटल इतना कम था, रोहित शर्मा चाहते या इंडियन टीम चाहती तो ज़ाहिर है आराम से भी खेल सकते थे, लेकिन अटैकिंग मोड जो हमारी टीम में मिसिंग है, वो उन्होंने बढ़ के फ्रंट फुट पर आकर ऐसे छक्के हमें मार दिए। हम तो स्पिन ही नहीं खेल पा रहे थे, बैक फुट पर जाके सिर्फ गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या वजह देख रहे हैं आप, क्या फॉल्ट लाइन्स थी, कहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं बताता चलूं, मतलब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ भी, और अभी भी खेलता हूँ क्लब से। तो दूसरी बात यह है कि मैं आपको 4-5 मुख्तसर सी वजूहात बता देता हूँ कि जो हम परफॉर्मेंस कल देखी है। देखिए, अगर आपको कोई बहुत ही लजीज डिश मिले और देखने में बड़ी दीदा ज़ेब हो, लेकिन खाने में और चखने में अच्छी ना हो, तो आप देखते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। ठीक है, अब वो जो आपने कल 100 ओवरों के दौरान जो परफॉर्मेंस देखी है, वो सिर्फ उस दिन की चीज नहीं है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, वो 5 मुहर्रिकात हैं। पहली बात जो है, मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे क्रिकेट बोर्ड का ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन टीम है, और हम शायद वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा हमारा जिसका चेयरमैन मैंने आज तक नहीं देखा जो कभी क्रिकेटर रहा, पहली बात। That is very important. उसमें इत्तेफाक है, मतलब किसी सियासी अपॉइंटेड आदमी में वो क्या सलाहियतें और अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट की होती है जो हमारी हर हुकूमत ये समझती है कि वो क्रिकेटर में नहीं हो सकती। मतलब कभी भी कोई क्रिकेटर क्यों आपका चेयरमैन नहीं बनता? इतने बड़े बड़े आपके सुपरस्टार्स हैं। ज़हीर अब्बास आईसीसी का प्रेसिडेंट रह चुका है इलेक्टेड, सही बात है, पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड का चेयरमैन मैंने कोई क्रिकेटर कभी नहीं देखा। पता नहीं, पहली बात ही मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सारे फैसले, सिलेक्शन, साल का कैलेंडर, प्रोग्राम, टाइप ऑफ एक्टिविटी तो वहां से फ्लो होती है ना, नंबर 1। दूसरी बात जो है
वो ये है कि हमारी टीम का अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन टाइप ऑफ क्रिकेट में मेरे ख्याल में आपने भी ये बात की और राव साहब ने भी ये बात की कि हमारी अंदाजे क्रिकेट जो है ना वो थोड़ी सी किसी हद तक उतनी कंटेम्प्रेरी नहीं है जितनी के बाकी टीमें हैं। अच्छा, तो होता क्या है कि हमें बहुत ज्यादा क्रिकेट T20 की तरफ चले गए हैं। उसकी वजह से अब 2 टीमें हैं हमारे पास, एक टेस्ट के लिए है और एक T20 के लिए। उसका टेम्परामेंट, टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसमें जो चीज निगलेक्ट हो रही है वो ODI है। अगर आप पिछले 1 साल की, अभी भी आप अपने प्रोड्यूसर को कहें आपको लिस्ट निकाल के देखें तो दुनिया की इस वक्त 8-9 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं, उसमें शायद सबसे कम वनडे मैचेस 1 साल में पाकिस्तान टीम ने खेले। बिल्कुल ठीक बात। नंबर 1। अब इसका नुकसान क्या होता है कि वो लड़के जो कि सारा साल 6 लीग में T20 खेलते हैं, उसी टेक्निक के साथ ये जब वनडे में आते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। फखर की बात की गई, फखर बड़ा जबरदस्त प्लेयर है दुनिया का, लेकिन वो T20 में इतना ज्यादा इन हो गया है कि वो अपनी टेक्निक ही भूल जाता है और ODI में उसको इनिंग बना के फिर खेलना पड़ता है। सही बात। अच्छा, जब आपकी टेक्निक नहीं होती तो आपके जो हरीफ हैं वो आपके वीडियोस देखते हैं। कल एक इंडियन प्लेयर ने इंटरव्यू में कहा कि मैं पाकिस्तान के बैट्समैन की 2 दिन से वीडियोस देखता रहा कि इनकी क्या टेक्निक है और कहां से उनको किस तरह की बॉल करानी है मैंने। तो इतना ज्यादा फोकस होता है अब इन चीजों पे, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा है। और जो तीसरी बात है वो मैं समझता हूं कि देखें, ये पाकिस्तान की जो पूरी टीम है, ये पहली दफा शायद इंडिया में एक हाई प्रेशर मैच खेल रही थी हैदराबाद में 1 लाख से ज्यादा शायकीन के सामने। तो वो भी एक प्रेशर था। अच्छा, और चौथी बात ये है कि मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ना इनोवेटिव की जो बात हो रही है उसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है जो कि नजर आ रहा है और मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि जो पहला मैच भी हुआ था उसके बाद मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि हमारी जो वीकनेस है ना, वो 2 बड़ी वीकनेस है। एक वीकनेस हमारी ये है कि हमारे चूंकि T20 ज्यादा खेलते हैं, उसमें फास्ट बॉलिंग होती है, तो स्पिन को अच्छा खेलने वाले लोग अपर टॉप ऑर्डर में कम है। ठीक है। और दूसरा, हमारा स्पिन का जो रेगुलर स्पिनर है वो नहीं है, वो पार्ट टाइम स्पिनर है। तो वो जो 15 ओवर से लेके 40 ओवर तक का टाइम है उसमें वो दूसरी टीमों को खुला टाइम मिल जाता है रन भी बढ़ाने का, विकेट भी बचाने का। ये वीकनेसेस हैं, अपनी जगह पर हैं और इनको कैसे ठीक करना है ये बहुत है। बाबर आजम की कैप्टनसी पर भी सवाल उठने, देखते हैं वो अगले मैचेस के लिए किस तरह इम्प्रोवाइज करते हैं, किस तरह तैयार करते हैं। डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए। अल्लाह हाफिज।